नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आज फिर से हाजिर हूं एक नई स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर के। अपना जो पीछे वाले जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। इस प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड की गई है। उस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ा था, पूरा जाना था स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में, उनकी पुस्तकों को लेकर के और उनसे रिलेटेड जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके मिशन, उनके मठ की स्थापना को लेकर के वो सब कुछ आपको बता दिया गया था। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 4 जुलाई 1902 को हुई थी। ये पॉइंट उसमें छूट चुका था जिसको मैंने बाद में एमसीक्यू क्लास में भी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है जी। तो स्वामी विवेकानंद जी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नया टॉपिक आता है भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। इस दूसरी क्लास है भारत के प्रमुख व्यक्तित्व की। इसमें अपन बहुत सारे प्रमुख नेताओं को लेकर के बातें करने वाले हैं, जिनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके इस वाली वीडियो से आने वाले हैं। तो भारत के प्रमुख व्यक्तित्व जो हेडिंग है, इस हेडिंग में अपना जो दूसरा पॉइंट आता है स्वामी विवेकानंद जी के बाद, वो दूसरे जो व्यक्तित्व आते हैं उनमें से अपन सबसे पहले रहे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। सबसे बुजुर्ग आदमी जो है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं वो सब कुछ आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो को लेकर के करते स्टार्ट। जन्म हुआ था इनका 4 सितंबर 1825 को। बॉम्बे प्रांत पड़ता है जिसे आज महाराष्ट्र कहते हैं। इसे स्थान आता था खड़का नामक स्थान, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो पहला पॉइंट आता है दादा भाई नौरोजी का। जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ। जन्म स्थान, जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 को। जन्म स्थान आता है खड़का नामक स्थान। ये खड़का नामक जो स्थान है आज तो महाराष्ट्र में है, लेकिन पहले महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बे प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो कोई भी आपको पेपर मिल सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का आपने क्या पढ़ा था? कलकत्ता। ऐसे इनका क्या पूछता है कि कहाँ पे इनका जन्म होगा? तो महाराष्ट्र में इनका क्या होगा भाई? जन्म होगा। इनके पिता जो है उनका नाम आता है नौरोजी प्लानजी डोरडी। पिता नौरोजी प्लानजी डोरडी। नौरोजी प्लानजी डोरडी, डोरडी इनके पिता का नाम है। इनकी माता का नाम आता है मणका देवी। माता है मणका देवी। और जब ये दादा भाई नौरोजी 11 वर्ष की आयु में हुए थे तब इनकी शादी हुई थी। तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम आता है गुलबाई। पत्नी का नाम है गुलबाई। 11 वर्ष की आयु में इनकी शादी गुलबाई से हुई थी। अब पॉइंट लेते हैं इनके उपनाम को लेकर के। दादा भाई नौरोजी के उपनाम सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इनके उपनाम को लेकर के। पहला है भारत के वयोवृद्ध पुरुष। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध का अर्थ होता है सबसे बुजुर्ग आदमी। तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष यानी कि सबसे बुजुर्ग आदमी। भारत के वयोवृद्ध पुरुष यानी कि सबसे बुजुर्ग आदमी है ये बच्चा। इन्हें इंग्लिश में नाम बोले तो द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट ओल्ड मैन। और इन्हें तो ये वयोवृद्ध पुरुष या द ग्रेट ओल्ड मैन या सबसे बुजुर्ग आदमी जो कहने वाले व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो इन नाम किसने दिया? तो इनको ये नाम दिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1884 में इन्हें यह नाम दिया है। महात्मा गांधी ने 1884 में इन्हें यह नाम दिया है। क्या नाम दिया? द ग्रेट ओल्ड मैन, या भारत का वयोवृद्ध पुरुष या सबसे बुजुर्ग आदमी। इन्हें कहा जाता है भारत की आशा। इनका ही दूसरा उपनाम आता है भारत की आशा। वैसा भारत में जो उस समय इन्होंने एक पॉइंट किया था, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र बताया था। निर्धनता, बेरोजगारी वगैरह कुछ सूत्र था इनका। तो वो जो सूत्र था उस सूत्र से इन्होंने भारत के धन को बढ़ाने का जो काम किया गया था, तो इस कारण से इन्हें भारत की आशा कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? आशा। इन्हें ही कहा जाता है भारतीय अर्थशास्त्र का पिता, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। भारतीय अर्थशास्त्र का
जनक कहा जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या है भाई, इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इंडिया, ये है दादा भाई नारोजी। इनके द्वारा ना दो सिद्धांत दिए गए थे अर्थशास्त्र रिलेटेड। एक तो दिया धन का निष्कासन। धन का निष्कासन का बच्चा अर्थ यहाँ पर ये है कि अंग्रेजों ने जब भारत पर अधिकार किया तो उन्होंने भारत के धन को ब्रिटेन में लेकर गए थे, लूट करके लेकर गए थे। तो वो जो धन लूटा था उसका उल्लेख इनके द्वारा सबसे पहले किया गया था। इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में इनके द्वारा किया गया था। इसलिए धन का निष्कासन का सिद्धांत का जनक जो है वो कौन आते हैं, दादा भाई नारोजी आते हैं, अर्थशास्त्र का पिता है। दूसरा बच्चा, प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे पहले किन्होंने निकालना स्टार्ट किया था, तो वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, प्रति व्यक्ति आय। निर्धनता, बेरोजगारी, जनसंख्या, इनको लेकर के इन्होंने दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया था, इसलिए इन्हें भारतीय शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है भारत की विवर्त पुरुष, दूसरा पॉइंट है भारत की आशा, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। चौथा पॉइंट देखते हैं, उपनाम में ही चौथा पॉइंट आता है, इन्हें कहा जाता है भारत के अनौपचारिक दूत। भारत के अनौपचारिक दूत, बच्चा एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, तो इन्हें क्या कहा जाता है, भारत के अनौपचारिक दूत। इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये जो ब्रिटेन की जो संसद थी ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें निर्वाचित हुए थे, तो ये एक तरीके से राजदूत बन करके वहां पर पहुंचे थे भारत की तरफ से, तो दूत या राजदूत, तो भारत के अनौपचारिक दूत या राजदूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस कारण से बच्चा इनका ये नाम दिया गया है। अगला एक पॉइंट आता है इनका, इन्हें महान पुरुष कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, महान पुरुष। देखो मैंने जब स्वामी विवेकानंद जी पढ़ाया था तो द हेराल्ड, एक समाचार पत्र था न्यूयॉर्क का, द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र, वो स्वामी विवेकानंद जी को महान पुरुष कहते हैं। लेकिन भारत का महान पुरुष किसे कहा जाता है, तो बच्चा भारत का महान पुरुष कहा जाता है दादा भाई नारोजी को। तो ये 5 पॉइंट आपको उपनाम से लेकर याद रखना है। भारत के ओल्ड मैन है, भारत की आशा है, भारत के अर्थशास्त्र के पिता कहला जाते हैं, भारत के अनौपचारिक राजदूत कहलाते हैं, और भारत के महान पुरुष इनको संज्ञा दी जाती है किन्हें, दादा भाई नारोजी के द्वारा। ठीक है बच्चा, नारोजी को। उसके बाद 7वां पॉइंट लेते हैं, इनसे कुछ जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाने वाले हैं। एक स्थापना हुई थी कांग्रेस की, कांग्रेस, ये बात है उदारवादी युग की। बच्चा एक टॉपिक आता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, उस आंदोलन चैप्टर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उदारवादी युग, उग्रवादी युग। उस उग्रवादी में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं आती है, और तीसरा जो आता है ना बच्चा वो आता है गांधीवादी युग। तो एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसका जिक्र यहाँ कर देता हूँ रिकॉल करने के लिए सिर्फ आपके लिए। बच्चा ये टॉपिक मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चैप्टर का। ये टॉपिक जो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ये हिस्ट्री का टॉपिक आता है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। बच्चा इस मॉडर्न हिस्ट्री को आप जो है सबसे पहले जाकर के देखना, अपने हिस्ट्री के यूट्यूब के प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो हिस्ट्री में जब आप जाओगे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के 3 चरण आते हैं। एक चरण जो आता है, इस चरण का नाम आता है उदारवादी युग। इस उदारवादी युग के अंतर्गत जो है एक धीरे धीरे भारतीय और कांग्रेस, भारतीय जनता और अंग्रेजों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए एक बिचौले के रूप में एक संस्था की स्थापना हुई थी। उस संस्था का क्या नाम आता है, कांग्रेस। ये कांग्रेस बनाने वाले जो थे ना, वो तो थे A.O. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन, उस समय भारत के वाइसराय हुआ करते थे। उनके समय पर ये बनी थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को बनी थी। लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, कांग्रेस का नाम है इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। ये कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया था, तो बच्चा कांग्रेस को कांग्रेस नाम देने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम आता है दादा भाई नारोजी, इसलिए बच्चा आपको बता रहा हूं मैं। तो एक आता है उदारवादी युग, दूसरा आता है उग्रवादी युग। बच्चा इस उग्रवादी युग में बहुत सारी जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनको लेकर चलते हैं। और बच्चा एक टॉपिक आता है इसमें गांधीवादी युग, जिसमें महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए आंदोलन चैप्टर जो है वो इसमें गिने जाते हैं। जो एक नया टॉपिक आता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, वो टॉपिक मैंने आपको प्लेलिस्ट में, जब आप देखोगे हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर कंटिन्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, अपन बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया, तो बच्चा कांग्रेस नाम देने वाले कौन आते हैं, दादा भाई नारोजी। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस नाम किसने दिया था, तो दादा भाई नारोजी के द्वारा यह कांग्रेस नाम दिया गया था। अब बच्चा कांग्रेस के होने लगे अधिवेशन, तो इस कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने कितनी बार की थी, या कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो क्या आ जाएगा आपका, दादा भाई नारोजी जो थे कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कांग्रेस अधिवेशन मीटिंग होती थी कांग्रेस वालों की, दिसंबर के लास्ट में होती थी, दिसंबर महीने में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने कितनी बार की थी,
3 बार की थी। 3 बार बच्चा कब कब की थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 बार की थी, पहली बार की 1886 में और 1886 में इनके द्वारा की गई। दूसरा फिर उन्होंने किया 1893 में और तीसरी बच्चा इनके द्वारा की गई थी 1906 में। तो 3 बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो 1886 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो बच्चा ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। किस समुदाय से रिलेटेड है, ये पारसी है भाई। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष 1886 में बने थे। और वैसे भी दूसरे नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। दूसरा कब हुआ, 1886 में हुआ था। तो दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नारोजी ने की। कब की, 1886 में की। प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कौन बने थे, दादा भाई नारोजी बने थे। दादा भाई नारोजी कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, 3 बार, 1886 में, 1893 में और तीसरा कब की, 1906 में। जब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की कलकत्ता में हुआ था, वहां पर सबसे पहले इन्होंने बच्चा यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं कह रहा हूं दादा भाई नारोजी के द्वारा 1906 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। उस शब्द का नाम क्या आता है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया किन्होंने, दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है जी। लेकिन अब मैं स्वराज्य शब्द को डिफाइन करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, स्व यानी अपना, राज्य यानी स्थान, हमारा देश, एक तरीके से हमारा देश का ही शासन होगा, ऐसा स्वराज्य कहता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1895 में हुआ था। और किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। एक विधेयक लेकर के आए थे, उस विधेयक का नाम था स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक कौन लेकर के आए थे, बाल गंगाधर तिलक जी लेकर के आए थे। ठीक है भाई, तो ये तो है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग करता बाल गंगाधर तिलक 1895 में किया था, स्वराज्य विधेयक में किया था। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, नेता के रूप में, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता के रूप में, यानी एक नेता के रूप में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बच्चा नेता के रूप में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले हैं 1906 में प्रयोग किया था। और किन्होंने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग, दादा भाई नारोजी ने। वो अब आपको उम्मीद है दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो सर्वप्रथम नेता के रूप में पूछे तो बच्चा 1906 में आएगा। किसने किया था, दादा भाई नारोजी के द्वारा इसका स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन आपसे सीधा सीधा पूछे सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, यहां पर बाल गंगाधर तिलक होगा। स्वराज्य विधेयक कौन लेकर आए थे, दादा भाई नारोजी लेकर के आए थे। कब लेकर के आए, 1895 में लेकर आए थे। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी। पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो भाई साहब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर स्वराज्य था, अब क्या आ गया बच्चा, पूर्ण स्वराज्य आ गया। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रयोग किया था 31 दिसंबर 1929 को। कब किया भाई, 31 दिसंबर 1929 को इस स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बच्चा एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, और एक नदी है वहां पर लाहौर में, कौन सी नदी है, रावी नदी। और उस दिन बच्चा यहाँ पर इन्होंने किस चीज की घोषणा कर दी, बोले हमारे देश के लिए तो पूर्ण रूप से आजादी चाहिए, आजाद करो पूरे देश को। यह पूर्ण स्वराज्य का सर्वप्रथम इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी दिन बच्चा इन्होंने यहां पर यह घोषणा कर दी कि रात्रि को 12 बजे झंडा फहराते हुए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए रात्रि को 12 बजे झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज्य की मांग की। और यह घोषणा कर दी कि हर वर्ष, प्रति वर्ष, अब जो आगे आने वाली जो वर्ष होगी, यहां से हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो बच्चा ये पूर्ण स्वराज्य का अर्थ हो आपका। अगला चौथा पॉइंट और लेता हूं, यहां पर चौथा पॉइंट आता है, एक नारा पूछता है अपने पेपर में, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था,
तो बस अब ये कहने वाले, ये नारा है एक तरीके से, और ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया बच्चा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया एक नारा था। ठीक है जी, अंतर है, थोड़ा सा अंतर आप देखना है और आप अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक का स्वराज शब्द का प्रयोग अर्थ समझ में आया होगा। टॉपिक चल रहा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन का 3 बार की। प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे, दूसरा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली बार 1886 में किया, दूसरा 1893 में किया, तीसरा 1906 में किया, और 1906 में जिन्होंने प्रयोग किया था स्वराज शब्द का, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद बच्चा अगला पॉइंट लेते हैं अपन। ये कितने पॉइंट हो चुके हैं आपके? 7 पॉइंट हो गए। 8वें पॉइंट पे चलते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था क्या चीज़ है ये। 8वां पॉइंट लेते हैं अब। हुआ क्या, स्वामी जो अपने दादा भाई नौरोजी जो है, ये ब्रिटेन में बच्चा 1892 में वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है स्थापित होते हैं। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर ब्रिटेन की संसद में सर्वप्रथम इन्होंने कदम रखा। 2 बार प्रयास किया था। पहली बार असफल हुए थे 1893 में, 1892 में असफल हुए थे, 1892 में जाकर सफल होते हैं। लेकिन उससे पहले ही ब्रिटेन पहुंच चुके थे। वहाँ पर इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई थी। एक संस्था का नाम है द लंदन एसोसिएशन और दूसरी आती है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दोनों आपके पेपर में पूछे जाने वाले बहुत बार क्वेश्चंस हैं। तो 1865 में दादा भाई नौरोजी ने द लंदन एसोसिएशन का गठन किया। द लंदन एसोसिएशन का गठन किया। दूसरा 1866 में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। और 1892 में ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले ये प्रथम भारतीय थे जो इसमें निर्वाचित हुए थे। ठीक है भाई, तो ये आपका एक कुछ दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब लेते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में। इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो पुस्तक पूछी जाती है वो पुस्तक आती है इनकी द पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजों ने जो भारत के धन को लूटा था उसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा धन को लूटा गया था या धन का निष्कासन किया गया था उसका उल्लेख मिलता है। उसका उल्लेख मिलता है जी। ठीक है भाई, तो ये आपका छोटा सा पॉइंट था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने जो धन को लूटा था अंग्रेजों ने उसका उल्लेख किया था। अगली पुस्तक आती है इनकी द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया
ये पुस्तक भी किनकी आती है, दादा भाई नारोजी की पुस्तक है। तो दो पुस्तकें हैं, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरी पुस्तक आती है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था, उस समाचार पत्र का नाम आता है वॉइस ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडिया। ये इनके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा पॉइंट था, प्रमुख व्यक्तित्व में दूसरे दादा भाई नारोजी के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगला पॉइंट अपन लेते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। अब गरम दल के 3 नेताओं के बारे में बात करेंगे अपन। लाला लाजपत राय जी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो एक बार पॉइंट बता देता हूँ आपको, एक था नरम दल और एक आता है गरम दल। जो कांग्रेस, जिसका बारे में अभी मैंने आपको डिस्कशन किया है, जो कांग्रेस, जिसको कांग्रेस नाम दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था, वो कांग्रेस जो है 1907 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और बच्चा उस 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। तो बच्चा इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। नरम दल वाले जो लोग थे ये कहते थे कि कांग्रेस जो है ना, कहते थे कि अंग्रेज जो है भारत के लिए न्यायप्रिय है, यानी कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, इनमें विश्वास करते थे अंग्रेजों में, और ये कहते थे कि न्यायप्रिय नहीं है और हम लोग क्या है, अविश्वासी है, उनको अच्छा नहीं मानते हैं। नरम दल वाले कहते थे कि ये हमारे लिए वरदान है, अंग्रेज हमारे लिए वरदान है, और जबकि गरम दल वाले कहते थे हमारे लिए श्राप है। अब बात करते हैं नेताओं की। इनमें आपको बस 4 नेताओं को छोड़ करके सब यहाँ पर डाल देना। गरम दल वाले में लाल से बनेगा लाला लाजपत राय, बाल से बनेगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से बनेगा विपिन चंद्र पाल, और एक याद रखना है आपको अरविंद कुमार घोष। तो ये 4 नेता जो है ना, ये 4 नेताओं के आपको गरम दल में करने हैं, बाकी सारे फिर आप किस में कर दोगे, नरम दल वालों में कर दोगे। ये नरम दल वाले काम करते थे अपील, दलील, वकील के रूप में, यानी कि पहले हम लोग कोर्ट में अपील करेंगे, वकील मिलेंगे वहां पर, फिर हम वहां पर दलीलें दी जाएंगी, छोड़े तो ठीक है अंग्रेज, नहीं छोड़े तो मत छोड़ो। लेकिन ये लोग सीधा करते थे बहिष्कार, बोले जी हम अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं, हम अंग्रेजों का किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो ये असहयोग और बहिष्कार की बातें क्या करते थे, कौन से लोग, गरम दल वाले लोग क्या करते थे। अभी जो पॉइंट बना रहा हूं अगला, गरम दल के 3 से 4 नेताओं के बारे में पढ़ेंगे अपन, लाल बाल पाल, और फिर आते हैं किसमें, अरविंद कुमार घोष जी, इनके बारे में अपन जिक्र करेंगे आगे और टॉपिक में, ठीक है जी। लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं बच्चा, ब्रिटेन तक इन्होंने भारत के झंडे को लहराया है। पुस्तकें इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होती रहती है। स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से, 18 जनवरी 1965 को इनका जन्म हुआ था। 18 जनवरी 1965 को। जन्म स्थान, ये जन्म स्थान आज पाकिस्तान में है, उस समय पंजाब में आता था बच्चा, स्थान था फिरोजपुर। ये आज पाकिस्तान में गया ये स्थान, उसको पहले हम मोगा कहते थे, तो बच्चा मोगा या फिरोजपुर में इनका स्थान होता। पहले ये पंजाब प्रांत में आता था, लेकिन आज ये पंजाब प्रांत में कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो ये स्थान आ जाएगा आपका पाकिस्तान में। स्थान है भाई ये पाकिस्तान में। तीसरा पॉइंट करते हैं लाला लाजपत राय से रिलेटेड कि इनके जो पिता जो है उनका नाम आता है मुंशी राधा कृष्ण आजाद। पिता का नाम है मुंशी राधा कृष्ण आजाद। मुंशी राधा कृष्ण आजाद। माता है गुलाब देवी। माता का नाम है भाई गुलाब देवी। इन्होंने स्टार्टिंग जो पढ़ाई थी लाहौर से की, और लाहौर से भाई साहब इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, यानी कानून की पढ़ाई की, लॉ या कानून की पढ़ाई की। जब ये लॉ या कानून की पढ़ाई करते हैं तो लाहौर से ही ये आर्य समाज के सदस्य बने। आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित था उसके अध्यक्ष बने, उसके सदस्य बने, आर्य समाज के सदस्य बने, आर्य समाज के सदस्य बने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में। उसके बाद ये जो है तीसरे, फिर इसके बाद ये हिंदू महासभा के भी सदस्य बनेंगे। जो हिंदू महासभा की जो स्थापना है ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी वाराणसी में 1905 में, तो हिंदू महासभा के भी सदस्य बने थे।
हिंदू महासभा के सदस्य बने। तो ये स्टार्टिंग का इनके जीवन का काल है। लाहौर से ला की पढ़ाई की, आर्य समाज के क्या बने थे, ये सदस्य बने थे, हिंदू महासभा के क्या बने, सदस्य बने। अब लेते हैं इनके उपनाम पॉइंट को, लाला जी के उपनाम पॉइंट को। एक तो इनको लाला जी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, तो एक तो उपनाम आता है लाला जी। तो लाला जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। दूसरा बच्चा इन्हें कहा जाता है, पंजाब के थे और पंजाब के इनको शेर कहा जाता है, शेर ए पंजाब, या फिर कई जगह मिलता है पंजाब ए शेर। तो एक ही बात है, ये शेर ए पंजाब, या दूसरी सा नाम क्या आता है इनका, पंजाब ए शेर। और एक इंपॉर्टेंट आता है लाला जी, तो लाला जी के नाम से प्रचलित है। तो 3 इनके उपनाम आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कौन से दल के नेता थे, तो कांग्रेस में नरम दल के नेता थे या गरम दल के थे, तो क्या जाएगा, कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, जिसके बारे में नरम दल और गरम दल के बारे में पीछे वाली स्लाइड में हमने बात कर ली है, नेता थे। अब ये जो कांग्रेस बनी थी, इस कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशनों में से 4 नेता हैं गरम दल में, लाल बाल पाल और एक आता है अरविंद कुमार घोष। इन चारों में से एकमात्र वह नेता जो गरम दल का नेता बना था, कौन बना था, लाला लाजपत राय। तो एकमात्र कांग्रेस के एकमात्र गरम दल के नेता, एकमात्र गरम दल के नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एकमात्र गरम दल के नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यदि दोस्तों आपको कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस देखने हैं, उनके अधिवेशन को देखना है, कौन इसका अध्यक्ष बना था, कौन सदस्य था, किस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, तो आपको हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर के अपने इसी यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन के, जब आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर सारे के सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं, तो आपको वहां से देखना पड़ेगा, पूरा टॉपिक वहां मिलेगा कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर के। आगे बात करते हैं 1917 में इन्होंने ये क्या करते हैं कि इन्होंने एक निर्भीकता नाम की एक समाचार पत्रिका निकाली थी। इनके द्वारा निर्भीकता नाम की समाचार पत्रिका निकाली गई, समाचार पत्रिका निकाली। इस कारण इनको उसमें जो है अंग्रेजों का विरोध किया गया था, निकाली थी। इस कारण इनको बर्मा जेल में डाल दिया गया। इस कारण इनको बर्मा, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, बर्मा जेल में डाल दिया गया। और बाद में जब जेल से बाहर होते हैं, जा निकलते हैं, तो फिर ये लंदन, अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने लंदन में इन्होंने द सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। एक अमेरिका में इन्होंने एक कानून चलाया था, द होम रूल लीग कानून, द होम रूल लीग अमेरिका, द होम रूल लीग, होम यानी घर का, रूल यानी कानून, लीग यानी सदस्यों का। तो द होम रूल लीग क्या बोलते हैं, अमेरिका, ये इन्होंने यहाँ पर कानून चलाया था, जो भारत में भी चलाया गया था एनी बिसेंट के द्वारा और बाला गंगाधर तिलक के द्वारा। बस वहाँ पर मिलता है द होम रूल लीग आंदोलन। यहाँ पर क्या आया है, द होम रूल लीग अमेरिका जो है, इनके द्वारा यहाँ पर इस कानून का आंदोलन को चलाया गया था। उसके बाद 1921 में इन्होंने लंदन में एक सोसाइटी की स्थापना की। उस सोसाइटी का नाम आता है द सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, की स्थापना की 1921 में। कहाँ पर की, लंदन में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, लंदन में इनके द्वारा द सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब क्या हुआ कि भारत में एक मिशन आया, उस मिशन का नाम था साइमन कमीशन। एक कमीशन भारत में आया, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अभी एक छोटा सा पॉइंट, आपने एक टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, पॉलिटी चैप्टर का आता है। उस पॉलिटिकल चैप्टर में हमारे देश के लोगों के द्वारा कुछ लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे आज़ादी से पहले हमारे देश में संविधान होना चाहिए, और कुछ लोग संविधान की मांग कर रहे थे। तो हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज धीरे धीरे भारत में कुछ कानून बनाते हुए कुछ विधेयक भारत में भेजते थे। सबसे पहला जो विधेयक आया तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ऐसे फिर 1833 का, 1829, 33, 1900, कुछ भी इस प्रकार से अधिनियम कंप्लीट होते भारत में पहुंच रहे थे। 1909 का ऐसे एक अधिनियम भारत में आया, उस अधिनियम का नाम आता है 1919 का अधिनियम। ये जब 1919 का अधिनियम भारत में आया, तो उसी समय हमारे भारत के लोगों के द्वारा जोर शोर से एक
मांग उठनी स्टार्ट हो जाती है, वो मांग थी भारत के संविधान की। बोले जी भारत का खुद का शासन होगा और भारत के खुद के शासन को चलाने के लिए भारत की ही सरकार होगी और भारत के ही उसमें कानून होंगे। तो वो कानून बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन भारत में भेजा गया था। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड इनके पेपर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उस साइमन कमीशन को एक बार आपके सामने रख देता हूं मैं। ये जो साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन का पहला क्वेश्चन जो पूछता है गठन कब हुआ था। देखिएगा इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था, गठन हुआ था 1927 में। और ये भारत कब पहुंचा था, तो भारत में पहुंचा 1928 में। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और भारत कब पहुंचता है, 1928 में पहुंचा था। इधर जो लाला लाजपत राय जी जो थे, ये महात्मा गांधी के साथ मिलकर के, उनके साथ नहीं लेकिन उनके आंदोलनों में बढ़ोतरी कर रहे थे। उस समय महात्मा गांधी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो गांधी की थी, वैसे इनकी भी भूमिका थी, लेकिन ये ग्राम दल वाले क्षेत्रों के ऊपर लोगों को प्रभावित करते थे। उधर ग्राम दल में फिर इनसे जो मिल चुके थे वो अभी 1927-28 की बात आगे बताऊंगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों की एक कमेटी होती थी। उस कमेटी का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो साइमन कमीशन गठन 1927 में होता, भारत में पहुंचा 1928 में। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 7, और सातों के साथ कौन थे, अंग्रेज सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये क्या करने के लिए आया था भारत में, इसने क्या कार्य था या इसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला था। इसकी रिपोर्ट या कार्य जो था वो ये था, इसने कहा था कि भारत में संविधान की आवश्यकता नहीं है, भारत में संविधान की जरूरत ही नहीं है, बल्कि 1919 के अधिनियम से काम चलाया जा सकता है। तो इसने एक बात तो ये कही थी, ये कार्य करने के लिए क्या आया था, भारतीय संविधान की जरूरत है या नहीं है, इस कार्य की रिपोर्ट बनाने के लिए आया था। इसने क्या कहा, 1919 के एक्ट यानी कि अधिनियम यानी बिल से काम चल सकता है और भारत में तो संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा इसने कहा। दूसरा, क्योंकि 7 सदस्य तो अंग्रेज थे दूसरा, इसने कहा कि भारत को आजाद नहीं किया जाएगा, तो आजादी के प्रमाण नहीं थे इसके अंतर्गत, भारत को आजाद नहीं किया जाएगा। ये 2 पॉइंट्स इसमें कहे गए थे। 7 सदस्य थे, 7 तो अंग्रेज थे। इस वजह से लाला लाजपत राय जो है ये एक कमेटी की सहायता लेते हैं। उस कमेटी का नाम आता है HSRA। ये HSRA गठन हुआ था 1928 में और दिल्ली में यहाँ पर फिरोज शाह कोटला नामक स्थान है, वहां पर इसका गठन किया गया था। और इसके जो भगत सिंह, इसके जो गठनकर्ता थे, उनका नाम आता है भगत सिंह, और दूसरा एक नाम आता है, उसका नाम आता है चंद्रशेखर आजाद। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा भाई साहब इस HSRA कमेटी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। और ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी के साथ मिलकर के लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का क्या किया, विरोध किया था। ये आपका पॉइंट है। तो 1927 में एक कमीशन भारत में आया था, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज थे और ये 1928 में ये कह रहे थे कि हम लोग ये कहने के लिए भारत का संविधान की मांग को स्वीकार करनी या नहीं करनी है, भारत में संविधान की आवश्यकता है या नहीं है, इस बात की जानकारी के लिए आए थे। तो इन्होंने ये कहा कि भारत में संविधान की आवश्यकता नहीं है, भारत को आजाद भी नहीं किया जाएगा। इस कारण से 1928 में पहुंचा है साइमन कमीशन लाहौर में। साइमन कमीशन कहां पर पहुंचा, लाहौर। और लाहौर रेलवे स्टेशन पर जब ये पहुंचता है तो उस समय लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जितने भी HSRA कमेटी के सदस्य थे, सबने मिलकर के एक प्लानिंग की। बोले जी इस साइमन कमीशन का विरोध करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा और ये यहां से वापिस चला जाएगा। लेकिन जब लाला लाजपत राय इन सभी साथ मिलकर के इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, उसी समय 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था स्कॉट और दूसरे का नाम था यहां पर सैंडर्स। स्कॉट और सैंडर्स ने मिलकर के लाला जी के सर पर लाठी मार करके इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। उस समय हत्या करने से उनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले इन्होंने एक बात कही थी कि मेरे सिर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक कील साबित होगी। ये लाइन देकर पूछी जाती है किससे संबंधित है, लाला लाजपत राय जी से संबंधित है। तो 1928 में इनकी यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट था आपका लाला जी के जीवन परिचय से संबंधित। अब लेते हैं
इनकी पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। 12वां पॉइंट आता है लाला जी की पुस्तकें। जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है। तो लाला लाजपत राय जी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में एक पुस्तक आती है यंग इंडिया। देखो यदि यंग इंडिया समाचार पत्र पूछे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था यंग इंडिया समाचार पत्र। तो लेकिन यंग इंडिया पुस्तक पूछे तो फिर वहां पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर लाला लाजपत राय जी आएगा। दूसरी एक पुस्तक थी, उनका नाम था अनहैप्पी इंडिया। भाई भारत क्या है, वो खुश नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। रिवॉल्यूशन इन जापान, जापान में क्या की गई थी, क्रांति, तो उसका उल्लेख भी इन्होंने किया है लाला लाजपत राय के द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया था। इसका नाम था जापान में क्रांति। एक पुस्तक लिखी है इन्होंने भगवत गीता, भगवत गीता, और एक पुस्तक इनकी लास्ट आती है द वेदांस ऑफ आर्य या आर्य समाज, द वेदांस ऑफ आर्य या द आर्य समाज। ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं इनके समाचार पत्रों को लेकर के। इनके द्वारा 3 समाचार पत्र लिखे गए थे। समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र आता है पंजाबी। अब पंजाबी है तो किस भाषा में लिखा जाएगा, पंजाबी भाषा में लिखा जाएगा। इनकी भाषा कई बार पेपर में पूछी जाती है, इसलिए भाषा भी साथ साथ मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ। द पीपुल्स, ये जो द पीपुल्स नामक जो समाचार पत्र है ये इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। पंजाबी भाषा में लिखा, द पीपुल्स जो है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा। और एक समाचार पत्र लिखा है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो समाचार पत्र आता है ये इनका उर्दू भाषा में लिखा गया समाचार पत्र है। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा पॉइंट था लाला लाजपत राय से लेकर के एक और दादा भाई नारोजी को लेकर के। अगला पॉइंट लेते हैं अपन बाल गंगाधर तिलक। टॉपिक याद रखना, भारत के प्रमुख व्यक्तित्व हमारा क्या है, टॉपिक है। और इस टॉपिक में अगले जो व्यक्तित्व आ रहे हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1920 में हुई थी। तो याद रखना सिर्फ 1856 से लेकर के 1920 का जो समय है ये बाल गंगाधर तिलक जी का आता है। इनके उपनाम देख लीजिएगा, उपनाम में आते हैं लोकमान्य, उपनाम एक है पॉइंट है लोकमान्य। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये इनके नाम के आगे जुड़ता है। और दूसरा पॉइंट आता है भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारत के बेताज बादशाह। इनके द्वारा 2 समाचार पत्रिकाएं निकाली गई थी, एक केसरी और दूसरी मराठा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपरों में बार बार पूछी गई है। अंग्रेजी में और केसरी कैसे लिखी गई थी ये भी पूछेगा। तो 2 समाचार पत्र हैं इनके। समाचार पत्र एक तो आता है केसरी, ये मराठी भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में। और दूसरा आता है मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इनकी पुस्तकें लेकर के। सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक आती है इनकी गीता रहस्य, जो बार बार पेपर में पूछी जाती है। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है, तो जो एक टॉपिक आएगा ना आपका प्रमुख पुस्तकें व लेखक, तो उसमें भी आपके पेपर में पूछा जाने वाला है गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। एक आती है द आर्टिक ऑफ आर्यंस और एक है द आर्टिक ऑफ आर्यंस। दोनों पुस्तकें ज़्यादा पूछी जाती है। और एक पुस्तक है द वैदिक क्रोनोलॉजी, द वैदिक क्रोनोलॉजी। ये इनकी पुस्तकें हैं और ये इनका समाचार पत्र और इनका उपनाम पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद इनको गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, ये आपने पहले भी पढ़ लिया है, लाल बाल पाल में गिने जाते हैं, गरम दल के नेता थे। शॉर्ट नाम इनका क्या मिलता है, लबाल इनका नाम मिलता है। इनके द्वारा क्या हुआ,
1895 में एक यहाँ पर महोत्सव बनाया गया था, एक 1893 में और एक 1895 में। सबसे पहले 93 में जो महोत्सव बनाया गया था उस महोत्सव का प्रारंभ किया था महाराष्ट्र में। उस महोत्सव का नाम आता है गणपति महोत्सव। आज भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इनके द्वारा हिंदू धार्मिक लोगों को या धर्म से जुड़े लोगों को भाईचारा बढ़ाने के लिए एक महोत्सव बनाना प्रारंभ किया गया था। उसका नाम आता है यहाँ पर 1893 में गणपति महोत्सव। और एक यहाँ महोत्सव बनाना स्टार्ट किया 1895 में, उसका नाम आता है शिवाजी महोत्सव। तो इनके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 2 प्रकार के महोत्सव प्रारंभ किए गए थे। एक का तो नाम आता है गणपति महोत्सव और दूसरे का क्या नाम है यहाँ पर शिवाजी महोत्सव। 1893 और 1895 में इनके द्वारा प्रारंभ किए गए थे ताकि धर्म से जुड़े लोग एकजुट रह करके कार्य करें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने व्यवहार को बढ़ाए, भाईचारा बना रहे। और आप जानते हो भारत एक मेलों का, त्योहारों का देश कहलाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर त्योहार और मेले जहां पर बनाए जाते हैं तो वो कौन सा देश आता है? भारत अपना देश आता है। इसके बाद 7वां पॉइंट आता है, इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और एक अंग्रेज अधिकारी हुए, उनका नाम आता है वेलेंटाइन चिरोल। ये वेलेंटाइन चिरोल जो व्यक्ति है, इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी को एक नाम दिया गया भारतीय शांति का जनक। वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, भारतीय अशांति का पिता कहा है, अशांति का जनक या पिता कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है किसके द्वारा कहा गया है और किसके लिए कहा गया है और किसे कहा जाता है। 8वां पॉइंट आता है, इन तिलक जी और एक थी श्रीमती एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा मिलकर के तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट दोनों ने एक आंदोलन चलाया था 1916 में। उस आंदोलन का नाम था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग यानी कि हमारे भारत देश का ही खुद का शासन होगा, ऐसा आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन कहलाता है। एनी बेसेंट ने तो इसको चलाया मद्रास वाले क्षेत्र पर, और जबकि तिलक जी के द्वारा ये कौन क्षेत्र में चलाया गया था? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर चलाया गया था। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा 2 महोत्सव बनाए गए, एक आता है शिवाजी महोत्सव और एक आता है गणपति महोत्सव। तो आज इस वाली वीडियो में हमने 3 बड़े इंपॉर्टेंट नेताओं को या प्रमुख व्यक्तित्व कंप्लीट किया है। दादा भाई नारोजी को किया और फिर एक लाला लाजपत राय को किया है। और ये टॉपिक जो है आपका बाल गंगाधर तिलक को कंप्लीट किया। ये टॉपिक यूं ही कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लासेस को प्यार देते रहिएगा, अच्छे से क्लास को देखते चलिएगा, नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।